नमस्कार दोस्तों, मैं प्रताप सिंह प्रतिज्ञा एकेडमी यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। और जो आज अपनी सीरीज रहेगी वह बायोटेक्नोलॉजी पार्ट 3 होगी, ठीक है ना। तो इसके पहले आप लोगों ने बायोटेक्नोलॉजी के 2 पार्ट कवर कर चुका है। आज आप लोग बायोटेक्नोलॉजी का पार्ट 3 कवर करेंगे, ठीक है। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को जो पुरानी क्लासें हैं वो समझ में आई होंगी, या जिसने नहीं देखा है तो वह प्लेलिस्ट में जाकर बायोटेक्नोलॉजी का पार्ट 1 और पार्ट 2 देख सकते हैं। और साथ में ही मैंने आप लोगों को स्पेस टेक्नोलॉजी भी कवर कर दिया है, और आपका डिफेंस टेक्नोलॉजी भी कवर कर दिया है, नैनो टेक्नोलॉजी भी कवर कर दिया है। तो ये भी आपको हमारे चैनल के प्लेलिस्ट पर मिल जाएंगी, तो इसे भी आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। और किसी प्रकार से कोई डाउट होता है तो आप कमेंट कीजिएगा, और उसका हम कमेंट देख के आपका रिप्लाई जरूर देंगे, ठीक। तो आज मैं कवर करने वाला हूं बायोटेक्नोलॉजी का पार्ट 3, ठीक। इसके पहले हमने कुछ टॉपिक कवर कर लिया है। तो आज जो सर्वप्रथम आप लोग कवर करने वाले हैं वह करने वाले हैं क्लोनिंग। क्या कवर करने वाले हैं आप लोग आज? क्लोनिंग। तो सबसे पहले आप लोग समझते हैं कि क्लोनिंग होता क्या है, ठीक है। तो याद रखिएगा क्लोनिंग क्या है। तो किसी भी जीव का हूबहू किसी अन्य जीव को तैयार कर देना क्या कहलाता है? क्लोनिंग। मतलब किसी एक जीव से दूसरे जीव को उसके जीन के माध्यम से तैयार कर देना क्या कहलाता है? क्लोनिंग कहलाता है, ठीक। चलिए, अब अपन को यहां समझना है, कुछ फैक्ट आपको याद रखना है। सबसे पहले देखिए, बड़े ही आराम से टॉपिक को कवर करूंगा, क्योंकि थोड़ा सा डिफिकल्ट टॉपिक होते हैं बायोटेक्नोलॉजी के। तो आप लोग थोड़ा सा समय जरूर लगेगा, लेकिन उस चीज को आप लोग सरलता से समझ पाएंगे, ठीक। सबसे पहले समझना है कि क्लोनिंग का जो प्रक्रिया है, क्लोनिंग जो तकनीकी है, यह सर्वप्रथम कब प्रारंभ हुई, ठीक है ना। तो याद रखना है, सबसे पहले जो क्लोन बनाया गया था 1952 में एक मेढक का बनाया गया था। किसका बनाया गया था? मेढक का। याद रखिएगा, कई बुकों में आप लोग को ये नहीं मिलता है। तो सबसे पहले आपको याद रखना है कि जो क्लोन तैयार किया गया था, सबसे पहले मेढक का क्लोन तैयार किया गया था। कब तैयार किया गया था? तो 1952 में किया गया था, ओके। फिर इसके बाद दूसरी बात आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। 1957 कब? 1957 नहीं है, 1997 में एक वैज्ञानिक होते हैं इंग्लैंड के, जिनका नाम है इवान विस्की। क्या नाम है? इवान विस्की। इन्होंने सर्वप्रथम भेड़ का क्लोन तैयार किया था। किसका क्लोन तैयार किया गया था? भेड़ का क्लोन तैयार किया था, जिसका नाम था डॉली। क्या नाम था? डॉली। तो याद रखना, ये जो 1952 में जो तैयार किया गया था, ये एक मेढक का किया गया था, जो कि उभयचर होता है। लेकिन जब बात आएगी कि स्तनधारी में सबसे पहला कौन सा क्लोन तैयार किया गया है, तो स्तनधारी में जो सबसे पहला क्लोन तैयार किया गया है भेड़ का, जिसका नाम था डॉली। क्या नाम था? डॉली। इसके बाद याद रखना है आपको, यहां से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और आएगा कि भारत में सबसे पहले क्लोन कब और किसका तैयार किया गया था? भारत में सबसे पहला क्लोन कब और किसका तैयार किया गया था? तो आपको यहां से याद रखना है कि भारत में फरवरी 2009 में एक भैंस का, किसका? भैंस का, जिसका नाम था, एक भैंस का, जो कि भैंस भी एक स्तनधारी होती है, जिसका नाम था गरिमा। क्या नाम था? गरिमा।
याद रखिएगा कि सर्वप्रथम जो क्लोन तैयार किया गया था किसका तैयार किया गया था 1952 में मेढक का। इसके पश्चात सर्वप्रथम स्तनधारी का कब तैयार किया गया था 1997 में। किसके माध्यम से तैयार किया गया था इवान विस्की के माध्यम से तैयार किया गया था, जो कि किसका तैयार किए थे भेड़ का। किसका भेड़ का, जिसका नाम क्या था डॉली था। क्या था डॉली। ठीक, अब इसके बाद मैं नेक्स्ट बात करता हूं भारत में इंडिया में सबसे पहले कब तैयार किया गया था तो फरवरी 2009 में तैयार किया गया था। ठीक, इसको याद रखना है। और यह कौन सा जानवर था, कौन सा जीव था भैंस, जिसका नाम क्या था गरिमा था। क्या नाम था गरिमा था। तो ये था कुछ क्लोनिंग के इंपॉर्टेंट फैक्ट जिनको आप लोगों को लिख लेना है और इसको याद रखना है। ठीक, अब मैं जो नेक्स्ट बात करूंगा कि क्लोन आखिर किस प्रक्रिया के द्वारा होता है, इसमें किसकी भूमिका होती है। तो सबसे थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा इस बात को। देखिए होता क्या है क्लोन, मैंने इसके पहले ही बता चुका है कि किसी एक जीव के समान ही इसका हूबहू जीव तैयार कर देना, क्या कहलाता है क्लोन कहलाता है। क्या कहलाता है क्लोन। ठीक है ना। तो इसको करते क्या है तो याद रखिएगा, इसको किस प्रकार से किस प्रक्रिया के द्वारा होता है। तो ये जैसे आपको पता है कि किसी भी जीव के निर्माण के लिए निषेचन की प्रक्रिया जरूरी होती है। निषेचन क्या है तो आपको पता होगा कि मेल के द्वारा जो युग्मक निकलता है स्पर्म और फीमेल का जो युग्मक होता है ओवम, जब दोनों आपस में मिलते हैं जब होता है फर्टिलाइजेशन, जिससे निर्माण होता है जाइगोट का। ठीक है ना, जिससे निर्माण होता है जाइगोट का। तो अब याद रखना है जब जाइगोट का निर्माण होता है, जब जाइगोट का निर्माण होगा ना, तो जाइगोट भी क्या है एक कोशिका है। क्या है एक कोशिका है। तो स्वाभाविक रूप से ये जो जाइगोट जिन माता पिता से बना होगा तो उनके कैरेक्टर ही यहां आएंगे। ठीक, लेकिन यदि अपन को किसी भी व्यक्ति का हूबहू लक्षण उसमें डालना है या फिर उसकी बॉडी हूबहू तैयार करना है तो उसको आप लोग किस प्रकार से तैयार करते हैं। जिस भी जीव का हमें कॉपी बनाना है उसके कोशिका के केंद्रक से हम उसका जीन ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं जीन ले लेते हैं। जिस भी पर्सन का हमें हूबहू तैयार करना है, कॉपी तैयार करना है, उस व्यक्ति के कोशिका से हम जीन ले लेते हैं और जाइगोट में इसे क्या कर देते हैं प्रवेश करवा देते हैं। क्या कर देते हैं प्रवेश कर देते हैं, जिसके फलस्वरूप जब यह जाइगोट का निर्माण होगा या फिर यहां पास हम क्या करते हैं नाभिकीय स्थानांतरण। याद रखना है इस वर्ड को, नाभिकीय स्थानांतरण करते हैं। मतलब कि जो एक केंद्रक होता है तो इसके कोशिका का केंद्रक निकालकर इसके कोशिका में डाल देते हैं, जिसके पश्चात जब ये बड़ा होगा तो जब इसका निर्माण होगा तो किस प्रकार की ये बॉडी होगी तो यह बॉडी इस पर्सन के समान होगी। क्यों? क्योंकि इस पर्सन के कोशिका का केंद्रक इस पर्सन के कोशिका के केंद्रक में डाल दिया गया है। ठीक है ना। तो ये कहलाता है आपका क्लोन। एक बार फिर से सरल भाषा में समझिएगा, क्लोन क्या होता है किसी पर्सन के कोशिका से केंद्रक को निकाल लेते हैं, जिसका हमें कॉपी तैयार करना उसके कोशिका से केंद्रक निकालते हैं और आप लोग जाइगोट के केंद्रक में इसे प्रवेश कर देते हैं। जब ये जाइगोट का निर्माण होगा तो यह क्लोन तैयार होगा। क्यों? क्योंकि इसका केंद्रक आप लोग नष्ट कर दिए थे, इसका केंद्रक बाहर निकाल के इस वाले केंद्रक को इसमें रख दिए थे। इसके बाद जब ये निर्माण होगा इसका, ये कहलाएगा क्लोन। और जब इसके द्वारा जो भी जीव तैयार होगा वह जीव इस जीव के समान ही होगा। ठीक,
मुझे उम्मीद है आप लोग को क्लोन समझ में आ गया होगा। ठीक, चलिए अब मैं इसके बारे में कुछ चीजें और बता दूं। क्लोनिंग कितने टाइप से होता है, तो याद रखिएगा क्लोनिंग मुख्य रूप से 3 प्रकार से होता है। क्लोनिंग कितने प्रकार से होता है? 3 प्रकार से होता है। पहला होता है जीन क्लोनिंग। पहला क्या होता है? जीन क्लोनिंग। पहला होता है जीन क्लोनिंग। दूसरा होता है प्रजनन क्लोनिंग। क्या होता है? प्रजनन क्लोनिंग। और जो तीसरा होता है उसे आप लोग बोल देते हैं इलाज के लिए क्लोनिंग। ठीक, अब याद रखना इसमें से कुछ महत्वपूर्ण चीजें कि जो जीन क्लोनिंग है ये किस प्रकार की क्लोनिंग है, इसे आप लोग किस प्रकार समझ सकते हैं। तो याद रखिएगा जीन क्लोनिंग को जीन एडिटिंग भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जीन एडिटिंग या जीन थेरेपी भी बोलते हैं। जीन एडिटिंग या जीन थेरेपी भी बोलते हैं। समझिएगा, समान रूप से समझिएगा। जैसे कि मैं बात कर रहा कि यदि किसी के बॉडी में या फिर कोई जो शिशु है, इस शिशु में इस पर्सन का हमें कोई पार्टिकुलर कोई एक लक्षण इस व्यक्ति में लाना है। इस व्यक्ति का कोई एक लक्षण कि इसी के समान ही इसमें लक्षण हो, या उसका रंग हो या कुछ भी हो XYZ, तो यदि आप लोग किसी एक लक्षण को इस बॉडी में लाएंगे तो वह किसी पार्टिकुलर जीन के द्वारा ही लाएंगे। मतलब कि जीन में सुधार करेंगे। क्या करेंगे? जीन में सुधार करेंगे। तो याद रखिएगा जब किसी एक लक्षण के लिए आप लोग जीन की एडिटिंग करते हैं वह जीन क्लोनिंग कहलाता है। ठीक है ना, इतनी समझ में आई बात। अब दूसरी बात करूंगा मैं प्रजनन क्लोनिंग। किसकी बात करूंगा मैं? प्रजनन क्लोनिंग। तो प्रजनन मतलब आपको पता है, प्रजनन क्या कहलाता है? अपने ही समान संतति को जन्म देना प्रजनन कहलाता है। अपने ही समान संतति को जन्म देना प्रजनन कहलाता है। तो सीधी सीधी बात आपको पता होगा ये इस प्रकार का क्लोनिंग होगा जिससे कि पूरे जीव का ही क्लोन हो जाए। मतलब कि पूरा जीव ही नया बन जाए। ठीक है ना। इसमें क्या होता था, केवल एक लक्षण की बात होती थी, लेकिन इसमें पूरी बॉडी की ही बात होगी, पूरे जीव की ही बात होगी। ठीक है ना। तो ये कहलाएगा, जैसे मैंने पहले अभी बताया था कि किसी व्यक्ति का, जैसे XYZ मैं बोल दूं कि किसी व्यक्ति को सलमान खान के समान ही बनाना है, किसी व्यक्ति को सलमान खान के, भाई क्योंकि सब लोग के पसंदीदा होते हैं, बॉडी सॉडी होती है, तो यदि ये व्यक्ति ये इच्छा करता है कि जो नई बॉडी बनेगी वह सलमान खान के समान बननी चाहिए, तो होगा क्या, इनके कोशिका के केंद्रक को निकालकर इसके जाइगोट मतलब समझ रहे हैं ना, जो कि युग्मक से मिलता है, जाइगोट में प्रवेश करेंगे। जब यह जाइगोट भ्रूण बनेगा, भ्रूण के पश्चात जन्म लेगा, और जन्म के बाद जब ये बड़ा होगा तो यह सलमान खान की भांति होगा। तो ये किस प्रकार का होगा? प्रजनन क्लोनिंग होगी। ठीक है ना, इतना समझ में आ गया होगा। ठीक, अब तीसरे नंबर आती है इलाज के लिए क्लोनिंग की बात कर रहे हैं। ठीक है ना। तो इलाज के लिए क्लोनिंग की बात जब करेंगे तो इसमें एक नया वर्ड आता है, स्टेम कोशिका। क्या वर्ड आता है? स्टेम कोशिका। ठीक है ना। या पहले सिर्फ समझना है इलाज के लिए क्या है। क्या इलाज के लिए भी क्लोनिंग का उपयोग करते हैं? बिल्कुल। जैसे मैं बात कर रहा इस चीज को समझिएगा, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा कि ये कोई व्यक्ति है, इस व्यक्ति में क्या है, बहुत सारे ऑर्गन होते हैं, जैसे किडनी वगैरह होती है ना, ठीक। तो आप लोग किडनी एग्जांपल लेके मानते हैं कि मानव में किडनी 2 होती हैं। कितनी होती हैं? वृक्क के कितने होते हैं? 2। अब इस व्यक्ति की एक किडनी खराब हो जाएगी। यदि इस व्यक्ति की एक किडनी खराब होगी
तो आप लोग क्या करेंगे, स्वाभाविक रूप से एक किडनी से काम करेंगे। यदि XYZ दोनों किडनियां इसकी खराब हो जाएंगी, XYZ यदि दोनों किडनियां इसकी खराब हो जाएंगी, फिर अपन क्या करेंगे, तो यही होता है कि किसी दूसरे पर्सन से किडनी को ट्रांसफर कर देते हैं, ठीक है ना। लेकिन यदि ऐसी कोई सुविधा नहीं है तो बायोटेक्नोलॉजी का हम इस तकनीक का उपयोग करके मैंने बताया कि आप लोग इसका उपयोग इलाज के लिए करते हैं। तो किस प्रकार से करते हैं, जैसे हमें किसी अंग की आवश्यकता है, जैसे हमें किसी अंग की जरूरत है, तो आप लोग इस अंग का निर्माण क्लोन के माध्यम से कर सकते हैं। जैसे अपन के पास एक किडनी थी, इस किडनी का आप लोग केंद्रक निकाल लेंगे और इस केंद्रक के माध्यम से हम एक नई किडनी का निर्माण कर सकते हैं। लेकिन सर यहाँ आपने एक नया स्टेम सेल की बात की है, स्टेम कोशिका की बात की है, तो स्टेम कोशिका का क्या कहलाता है, ये क्या कहलाता है, तो इसे सिर्फ अभी शार्ट में समझिएगा, इसका मैं आगे डिटेल आप लोग को अभी पूर्ण रूप से समझाऊंगा, ठीक है ना। तो सिर्फ आपको ये समझना है, स्टेम मतलब आप आधार समझ सकते हैं, तना समझ सकते हैं। तो जो स्टेम कोशिका है, ऐसी कोशिका कहलाती है जो अपने आप में एक नया ऑर्गन बनाने की क्षमता रखता है, एक नई बॉडी बनाने की क्षमता रखता है, संपूर्ण विभाजन की क्षमता रखता है, उसे हम स्टेम कोशिका बोलते हैं। और मैं आप लोग को बता दूं कि सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण स्टेम कोशिका के अंदर जो कोशिका होती है वह होती है प्लेसेंटा। क्या होती है, प्लेसेंटा। प्लेसेंटा क्या आप समझ पा रहे हैं, क्या है प्लेसेंटा, प्लेसेंटा आप क्या समझ पा रहे हैं, तो याद रखिएगा गर्भावस्था के दौरान प्लेसेंटा समझिए, सॉरी ये क्या है, गर्भ है। मैंने बताया था यहाँ निषेचन होता है, निषेचन के बाद यहाँ भ्रूण रहता है, क्या रहता है, भ्रूण, ठीक है ना। तो कुछ समय के पश्चात इसकी जो आंतरिक दीवार होती है, जो गर्भ की आंतरिक दीवार होती है, इसमें एक विशेष प्रकार के टिश्यू पाए जाते हैं, ऊतक पाए जाते हैं। इन ऊतकों का संबंध है किससे हो जाता है, शिशु से हो जाता है। किससे हो जाता है, शिशु से हो जाता है, जो कि प्लेसेंटा कहलाता है। क्या कहलाता है, प्लेसेंटा कहलाता है। हिंदी में से बोलते हैं अपरा। क्या बोलते हैं, अपरा, ठीक है ना, हिंदी में से बोलते हैं अपरा। ये प्लेसेंटा होता है। ये प्लेसेंटा जो होता है माता और शिशु के मध्य पोषण का आदान प्रदान करने का काम करता है, ठीक है ना, पोषण के आदान प्रदान करने के काम में आता है, ठीक। तो होता क्या है कि जन्म के पश्चात इस प्लेसेंटा के माध्यम, जो ये प्लेसेंटा होता है, जो ये अपरा होता है, तो जन्म के पश्चात इसे काटकर शिशु से अलग किया जाता है माता के द्वारा। और जो शिशु होता है, इसके जो बीच में किसका संबंध होता है, प्लेसेंटा का होता है। तो इसे क्या कर देते हैं, अलग कर देते हैं। क्या कर देते हैं, अलग कर देते हैं, ठीक है ना। तो ये जो प्लेसेंटा बचा होता है, ये जो अपरा बचा होता है, याद रखिएगा ये अपरा इतना महत्वपूर्ण होता है कि इसमें इतनी सारी स्टेम कोशिका होती हैं कि हम इस प्लेसेंटा के माध्यम से कोई भी ऑर्गन तैयार कर सकते हैं। यहाँ तक कि हम प्लेसेंटा के माध्यम से पूरी बॉडी, मतलब जिस भी शिशु का ये प्लेसेंटा है, उसके प्रत्येक ऑर्गन का निर्माण इस प्लेसेंटा के माध्यम से हम कर सकते हैं, ठीक है ना। यहां से समझना है कि इसका उपयोग हम, क्लोनिंग का उपयोग हम इलाज के लिए भी कर सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है आप लोग को ये समझ में आ गया होगा कि जीन क्लोनिंग क्या कहलाता है। जब किसी एक लक्षण के लिए बात करेंगे, तो जीन में एडिटिंग करेंगे, जीन में सुधार कर देंगे, लक्षणों में सुधार कर देंगे, तो कहला जाएगा क्या, जीन क्लोनिंग। दूसरा नंबर क्या है, प्रजनन क्लोनिंग। क्या है, प्रजनन क्लोनिंग।
प्रजनन क्लोनिंग क्या हो जाएगा, जब आप लोग पूरी बॉडी का निर्माण कर देते हैं वो प्रजनन क्लोनिंग कहलाएगा। इलाज के लिए आप लोग किस प्रकार से उपयोग कर सकते हैं, तो इलाज के लिए आप लोग किसी भी स्टेम कोशिका के माध्यम से या फिर किसी भी ऑर्गन से हम उसका दूसरा क्लोन तैयार करके एक नया ऑर्गन तैयार कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये रही बात अपनी क्लोनिंग की, ठीक। अच्छा ये बताइएगा, ये तकनीकी तो आप लोग के मन में अच्छा आया होगा कि क्या हमारा भी एक क्लोन तैयार हो जाएगा, हमारा भी एक क्लोन तैयार हो जाएगा, मतलब हम हमारे जैसे ही एक सेम टू सेम दूसरा व्यक्ति हो जाएगा, कितना अच्छा रहेगा, हमारे जैसे ही 4-5 हो जाएंगे और अच्छा हो जाएगा। लेकिन याद रखिएगा क्लोन के कुछ लाभ भी हैं और कुछ हानियां भी हैं, ठीक है ना। क्लोन के कुछ लाभ भी हैं और कुछ हानियां भी हैं। सबसे पहले मैं लाभ बता दूं तो लाभ तो यह है कि जैसे मैंने अभी इलाज बताया कि किसी व्यक्ति को यदि ऑर्गन की जरूरत पड़ती है तो उसके माध्यम से कोई दूसरा ऑर्गन तैयार कर सकते हैं, ठीक। या फिर ऐसा मान सकते हैं कोई अच्छी गुणवत्ता वाला फसल है या कोई फल है या कोई फूल है, उसका ही हम क्लोन तैयार करके उसी प्रकार से हम अन्य फलों को तैयार कर सकते हैं, ठीक। या फिर ऐसा मान सकते हैं कि जब हमारे परिवेश में यदि किसी व्यक्ति को कोई भी मेडिकल ऐसी कुछ समस्या आती हैं, कोई ऐसे ऑर्गन की जरूरत पड़ती है जो उससे उपलब्ध नहीं हो पाता है, तो उसका हम क्लोन तैयार कर सकते हैं। ये लगभग सभी लाभ हैं, बहुत सारे लाभ हैं। लेकिन जब मैं हानि की बात करूंगा तो आप लोग क्या हानियां इसमें बता सकते हैं क्या, जरूर सोचिएगा। तो याद रखिएगा क्लोनिंग के हानियां भी हैं, जैसे कि मैंने अभी एग्जाम्पल के तौर पर बोला कि यदि मैं चाहूं कि मेरा कोई एक क्लोन तैयार हो जाए, 2, 3, 4, 5 कितने भी क्लोन तैयार किए जा सकते हैं। तो यदि मेरा कोई एक दूसरा क्लोन तैयार हो जाए, कोई तीसरा क्लोन तैयार हो जाए, कोई चौथा क्लोन तैयार हो जाए, तो समझिएगा कि समाज में क्या दुर्दशाएं हो सकती हैं, ठीक है ना। XYZ मैं आप लोग के सामने अभी खड़े होकर पढ़ा रहा हूं, ठीक है ना। मेरा ही क्लोन दूसरा कोई जाके बैंक लूट भी सकता है, कोई अन्य कार्य भी कर सकता है। तो इससे एक सामाजिक कल्चर में क्या होगा, एक सामाजिक जो अपनी है संस्कृति से बहुत सारे चेंजिंग आ जाएंगे, बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। ये है अपने क्लोनों की हानियां। या फिर ऐसा बोल सकते हैं कि आप लोग क्लोन के माध्यम से व्यक्ति में या किसी भी जीव में क्लोन के माध्यम से उसमें उसके जीन में एडिटिंग कर देंगे, जीन में कई से एडिटिंग कर देंगे, तो इससे बहुत सारी सामाजिक में एक समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं। इस कारण से ये आपकी क्या है, क्लोन की हानियां हैं। इतना आप लोग समझ में आ गए होगा। अब बहुत से इसके लाभ और हानियां होती हैं, ठीक। याद रखिएगा वर्तमान में क्लोन पर बैन लगा दिया गया है, इस पर रोक लगा दिया गया है WHO के द्वारा। क्यों? क्योंकि क्लोन के लाभ के साथ साथ बहुत सारी हानियां की समस्या है, लाभ की अपेक्षा हानियां ज्यादा हैं। इस कारण से हम इसे WHO के माध्यम से इस पर बैन लगा दिया गया है। तो ये है आपका क्लोन, ठीक है ना। इसको आप लोग देख लीजिएगा, ये है आपका क्लोन। ठीक। अब आप लोग दूसरे टॉपिक की ओर बढ़ रहे हैं। अब इसमें से एक वर्ड आता है, थोड़ा सा इसको देखिएगा, बायोमेट्रिक्स। क्या बोलते हैं इसको? बायोमेट्रिक्स। बायोमेट्रिक्स आप लोग जनरली बहुत सुने होंगे कि बायोमेट्रिक्स मशीन वगैरह आती हैं जो आधार कार्ड में पंचिंग करते हैं। फिर बड़ी बड़ी कंपनियों में थंब जो सिस्टम होता है वो एक बायोमेट्रिक मशीनें होती हैं, ठीक है ना। तो आप लोग समझते हैं कि बायोमेट्रिक्स होता क्या है। देखिएगा जो मैं सिलेबस कवर कर रहा हूं तो मैं केवल फैक्चुअल सिलेबस कवर नहीं कर रहा, ठीक है ना। मैं एक आधार पकड़ के चल रहा, एक कॉन्सेप्ट पकड़ के चल रहा। हो सकते हैं कुछ मैंने फैक्ट वाली चीज छोड़ दी है, लेकिन कॉन्सेप्ट वाली चीजें मैं नहीं छोड़ता हूं। तो इस चीज को आपको याद रखना है। मैं जब साइंस एंड टेक कवर कर दूंगा पूरा, तो मैं बता रहा, बार बार मैंने आप लोगों को बताया है कि लास्ट में मैं 2019-2020 का साइंस एंड टेक का करंट
साइंस एंड टेक का करंट, और साथ में इसके जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं, चाहे वो स्पेस टेक्नोलॉजी की हो, चाहे डिफेंस टेक्नोलॉजी की हो, चाहे आपका नैनो टेक्नोलॉजी की हो, और चाहे आपके बायोटेक्नोलॉजी की हो, सारे पार्टों का मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवा दूंगा और सभी का मैं करंट करवा दूंगा। जब जाके आपका जो आपका टेक्नोलॉजी वाला पार्ट हो पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो परेशान नहीं होता है, केवल आपको आराम से सारे कॉन्सेप्टों को देखना है, इनको समझना है और साथ में नोट्स बनाना है, ठीक है ना। और किसी भी प्रकार से यदि आपको प्रॉब्लम हो रही है तो आप कमेंट करिएगा, ठीक। चलिए अब आप लोग देखते हैं बायोमेट्रिक्स क्या है। बायोमेट्रिक्स क्या है, आप लोग बहुत ही जनरली भाषा में इसका नाम सुने होंगे, ये बायोमेट्रिक्स क्या कहलाता है, ठीक है ना। तो स्वाभाविक रूप से पहले सरल भाषा में समझिएगा कि बायोमेट्रिक्स क्या है, ठीक है ना। तो याद रखिएगा, अंगों का, किसका, अंगों का या किसी अंगों के द्वारा, किसी अंगों के द्वारा, ऐसा समझ लीजिए, किसी अंगों के द्वारा, किसी अंगों के, लिखना है तो लिख लीजिए, किसी अंगों के द्वारा, किसी अंगों के द्वारा अलग अलग होने का पहचान होता है। किसी अंगों के द्वारा एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति का अलग होने का पहचान होता है। यह कहलाता है आपका क्या, बायोमेट्रिक्स। सामान्य भाषा समझिएगा कि हमारे बॉडी में बहुत सारे अंग हैं, उन अंगों के माध्यम से हम एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में भिन्नता पता कर सकते हैं। यह कहलाता है आपका बायोमेट्रिक्स। अब यहां से क्वेश्चन बनता है कि बायोमेट्रिक्स के दौरान आप लोग किन किन अंगों का उपयोग करते हैं। बायोमेट्रिक्स अंगों के दौरान आप लोग किन किन, एक बायोमेट्रिक्स है एक प्रकार का टेस्ट होता है, इसके दौरान आप लोग किन किन अंगों का उपयोग करते हैं। इसके दौरान आप लोग निम्नलिखित अंगों का उपयोग करते हैं, लिख लीजिएगा। आवाज, अंगुली छापन विधि, फिंगर प्रिंटिंग विधि आप लोगों ने समझा होगा। रेटिना, आइरिस, रेटिना आंखों में देखे होंगे। आधार कार्ड जब आप लोगों ने बनवाया होगा तो उस पर जरूर देखा होगा, रेटिना चेक करते हैं और प्रत्येक व्यक्ति का रेटिना और आइरिस जो होती हैं अलग अलग होती हैं। अंगुली फिंगर प्रिंटिंग सबका अलग अलग होता है। आवाज सबकी अलग अलग होती है ना। जैसे कि मेरा भी वीडियो कहीं भी चलता होगा तो आप लोग बड़े आराम से मेरी आवाज को पहचान जाएंगे। किसी अन्य व्यक्ति का चलता होगा तो उसकी आप लोग सरलता से आवाज को पहचान सकते हैं, ठीक है ना। इसी प्रकार से हो सकता है एंटीबॉडी टेस्ट, मैंने आप लोगों को बताया था, एंटीबॉडी टेस्ट के माध्यम से भी, ठीक। या फिर जो फेस होता है इसके 3D संरचना से जो चेहरे के जो आकृति जिसका त्रिविमीय संरचना होती है उसके माध्यम से भी आप लोग अंतर पता कर सकते हैं, बिल्कुल, ठीक है ना। थर्मोग्राफी के माध्यम से भी आप लोग इनका उपयोग पता कर सकते हैं। अब यहां से एक नया वर्ड आता है सर, एंटीबॉडी टेस्ट। इसके पहले मैंने बता दिया, जब मैंने जुड़वा बच्चा बताया था आप लोगों को, कि जुड़वा बच्चा में जो हमशक्ल बच्चे होते हैं जो कि एक युग्मज से ही निर्माण होता है, एक ही जाइगोट से दोनों का निर्माण होता है।
इनमें निम्नलिखित भिन्नताएं नहीं होती हैं, मतलब किसी प्रकार से भिन्नता आप लोग को नहीं समझ में आएंगी। तो यदि मैं आप लोग से पूछूंगा कि हम शक्ल बच्चे में जो हमल शक्ल बच्चे होते हैं, इनमें यदि आप जीव विज्ञान की पद्धति के आधार पर यदि इनमें अंतर बताना चाहेंगे तो किस प्रकार से अंतर बताना चाहेंगे? तो आप लोग को समान तौर पर पता है कि जनरली एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के जो भिन्नता प्रदर्शित करने वाला एक टेस्ट होता है जिसे आप लोग डीएनए टेस्टिंग बोलते हैं, ठीक है ना। लेकिन यहाँ डीएनए टेस्टिंग नहीं होती, क्योंकि जो हम शक्ल बच्चे होते हैं वो एक ही जाइगोट से बनते हैं, तो दोनों का डीएनए लगभग सेम होता है ना। तो इस कंडीशन में आप लोग एंटीबॉडी टेस्ट का उपयोग करते हैं। अब ये एंटीबॉडी क्या कहलाता है सर? व्यक्ति का जो रोग प्रतिरोधक क्षमता होता है, जो व्यक्ति का रोग प्रतिरोधक क्षमता होता है वह कहलाता है एंटीबॉडी, ठीक है ना। लेकिन जो हमारे अंदर की जो एक सेना है, एक प्रकार के अंदर सेना करती है, जो कोई भी रोग आता है उस रोग से जो लड़ने के लिए एक सेना का काम करता है, उसे एंटीबॉडी बोलते हैं। और ये प्रत्येक व्यक्ति का अलग अलग होता है, सबकी क्षमता इसके लिए अलग अलग होती है, ठीक है ना। तो आप लोग ये होता है एंटीबॉडी, जैसे मेरी एंटीबॉडी कुछ और हो सकती है, दूसरे पर्सन कुछ और सकती है, ठीक। ये है आपका क्या? एंटीबॉडी, ठीक, एंटीबॉडी। 3D फेस की 3D संरचना, एक आपने कभी कभी देखा होगा कि कई सारी मूवियों पर जब शत्रु का पता करते हैं तो उसका एक संरचना दिखता है, बोन्स वगैरह दिखती हैं, वो क्या कहलाता है? 3D। थर्मोग्राफी मतलब मस्तिष्क, सबके मस्तिष्क की जो सोचने समझने की जो ग्राफ होता है सबका अलग अलग होता है, ये कहलाता है आपका थर्मोग्राफ। क्लियर? ये कहलाते हैं आपके बायोमेट्रिक्स टेस्ट। ओके, तो मुझे उम्मीद है आप लोग को ये समझ में आ गया होगा। अब देखिए बायोमेट्रिक्स टेस्ट तो आप लोग को समझ में आ गया कि जो व्यक्ति है, तो व्यक्ति में जो अलग अलग जो पहचान करते हैं, व्यक्तियों का जो अलग अलग भिन्नता को प्रदर्शित करते हैं, ऐसे टेस्ट को बायोमेट्रिक टेस्ट कहते हैं। और इसको आप लोग कई सारे अंगों के माध्यम से कर सकते हैं। अब यहाँ एक टेस्ट आप लोगों ने और सुना होगा, सच उगलने वाले टेस्ट, सच बोलने वाले या उगलने वाले। ये कैसे टेस्ट है भाई? ये तो बहुत मजेदार टेस्ट हो सकता है। ऐसा टेस्ट हमारे पास यदि हो जाए कि जो व्यक्ति झूठ बोलता हो सच बोलने लगे, तो इससे अच्छा क्या हो सकता है फिर, है ना। बहुत सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी। तो आप लोग आज बात करते हैं सच उगलने वाले टेस्ट की। तो याद रखिएगा बहुत सारे ऐसे पर्सन होते हैं, या फिर आप लोग शत्रु विज्ञान क्रिमिनोलॉजी के अंतर्गत इनका उपयोग करते हैं, या फिर डिफेंसियल सर्विसेज में इनका उपयोग करते हैं सच उगलने वाले टेस्टों का। कि जैसे कोई बड़े खुफिया है या कुछ भी XYZ, कोई उसके अंदर कोई मुद्दा छुपा हुआ है, उसे यदि आपन को बाहर निकालना है तो हम इन टेस्टों का उपयोग करके आप लोग उसकी सच्चाइयों को बाहर पता कर सकते हैं, ठीक है ना। तो इनके लिए कौन कौन से टेस्ट होते हैं और उन टेस्टों का आधार क्या होता है? ऐसी कौन सी तकनीकी हो गई इस पृथ्वी पर जिससे कि लोग बाग झूठ वाले व्यक्ति को भी सच बुलवा लेते हैं, ठीक है ना। चलिए, तो इसके बारे में मैं सबसे पहले आप लोग को टेस्ट की जो बात करूंगा वह टेस्ट होता है नार्को टेस्ट। किसकी बात करते हैं? नार्को टेस्ट। वेरी मोस्ट है, याद रखिएगा। कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि नार्को टेस्ट किससे संबंधित है, तो नार्को जो टेस्ट है यह आपका सच उगलने वाले या मस्तिष्क परीक्षण का टेस्ट है, नार्को टेस्ट है, ठीक है ना। कई लोगों को लगता होगा कि मैं कहीं थोड़ा सा ऊपर जा रहा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। याद रखिएगा मैं केवल छोटे एग्जामों को कवर नहीं कर रहा हूं, मैं छोटे एग्जाम से लेके यूपीएससी के प्री तक का मैं सिलेबस कवर कर रहा हूं। थोड़ा सा भी यदि आप इसमें मेहनत करेंगे, लगभग मुझे उम्मीद है कि आपका ये पूरा सिलेबस कवर हो जाएगा, ठीक है ना। थोड़ा सा बस मेहनत करने की जरूरत है आप लोगों को। लगातार हमारे साथ बने रहिए, बाकी आपका पूरा सिलेबस विधिवत कंप्लीट हो जाएगा। यदि आप लोग पेपर उठाकर देखते होंगे कि जो स्टेट पीसीएस, मतलब कि जैसे कि एमपीपीएससी है, यूपीपीसीएस है, ऐसे एग्जामों देख सकते हैं, फिर यूपीएससी ऐसे एग्जामों को देख सकते हैं। उसमें जो साइंस का, किसका, साइंस एंड टेक्नोलॉजी का जो वेटेज होता है वो काफी मात्रा में होता है, इस बात को याद रखना है आपको। अब आज की जो पैटर्न लगभग जो 2016 के बाद जब से ऑनलाइन पैटर्न चालू हुआ है,
जब से वनडे एग्जाम हो या कोई सिविल सर्विसेज एग्जाम हो, सभी एग्जामों में साइंस एंड टेक की जो वेटेज है वो लगभग बढ़ गया। इसलिए मैंने साइंस और टेक को लगभग डीपली कॉन्सेप्ट के साथ कवर कर रहा हूं। बाकी जो छोटे मोटे फैक्ट है उसको मैं आगे कवर कर दूंगा, ठीक है ना। इसलिए आप सारे कॉन्सेप्ट को कवर करते चलिए। ओके, चलिए तो अब मैं बात करता हूं सबसे पहले नार्को टेस्ट में कि नार्को टेस्ट किससे संबंधित हो। तो याद रखना है आप लोगों को कि जो नार्को टेस्ट होता है ये मस्तिष्क के परीक्षण से संबंधित होता है। इसके माध्यम से आप लोग सच उगलवाने की उपयोग कर सकते हैं, ठीक है ना। इसमें होता क्या है, तो इसमें याद रखिएगा सोडियम इमाइरल या सोडियम पेंटोथल ये एक रसायन होता है, एक ये केमिकल्स होता है। याद रखिएगा नार्को टेस्ट क्या है, सबसे पहले याद रखना है कि नार्को टेस्ट है क्या, किस प्रकार का टेस्ट है। तो नार्को टेस्ट किससे संबंधित है, तो नार्को जो टेस्ट होता है मस्तिष्क के परीक्षण से है और इसका उपयोग आप लोग सच उगलवाने के लिए करते हैं, ठीक है ना। इतना समझ में आया। अब आगे बात याद रखिएगा कि इसमें होता क्या है, इसमें होता क्या है कि ये जो आपका सोडियम इमाइरल है या सोडियम पेंटोथल क्या है, सोडियम पेंटोथल है। इसको एक सिरिंज के माध्यम से उसकी बॉडी में क्या कर देते हैं, इंटर कर देते हैं। मतलब कि जिस व्यक्ति से हमें सच को उगलवाना है उस व्यक्ति के शरीर में सोडियम इमाइरल या सोडियम पेंटोथल को प्रवेश कर देते हैं, ठीक है ना। और होता क्या है कि जब आप लोग सोडियम इमाइरल या सोडियम पेंटोथल को जब बॉडी के अंदर प्रवेश कर देते हैं तो जो व्यक्ति की बॉडी होती है वह अर्धमूर्छित हो जाती है। क्या हो जाती है, अर्धमूर्छित मतलब कि वह कार्य करने के लिए सक्रिय नहीं होता है, ना ही वह अपना इतना माइंड को सक्रिय रख सकता है। सिर्फ इतना समझना है आप लोग को, अर्धमूर्छित हो जाता है मतलब आधा बेहोश बोल सकते हैं सरल भाषा में, ठीक है ना। तो याद रखिएगा कि स्वाभाविक रूप से यदि आप सच बोल रहे हैं तो आप बड़े फ्रैंकली तौर से सच बोल लेंगे, ठीक है ना। ना आपको कोई बात बनानी पड़ेगी, ना कोई आपको एक्स्ट्रा दिमाग लगाना पड़ेगा, कुछ नहीं लगाना पड़ेगा। जो आपके माइंड के अंदर है उसको हूबहू आपको बाहर कर देना है, ठीक है ना। लेकिन यदि आपको झूठ बोलना होगा तो आप क्या करेंगे, यदि आपको झूठ बोलना पड़ेगा तो आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा माइंड लगाना पड़ेगा, बातों को बनाना पड़ेगा, है ना। थोड़ा सा माइंड को और एक्टिव करना पड़ेगा, इसके बाद ही आप झूठ बोल पाएंगे। इतनी बात में समझ में आई ना। तो स्वाभाविक रूप से आप ये बताइए, जब व्यक्ति अर्धमूर्छित है, उसका जो माइंड है वह सक्रिय नहीं है या काम नहीं कर पा रहा है, तो वह व्यक्ति कभी भी झूठ नहीं बोल पाएगा। वह सच ही बोलेगा जो उसके ऑटोमेटिक माइंड के अंदर चल रहा है, ठीक है ना। तो ये कहलाता है नार्को टेस्ट। लेकिन याद रखिएगा, क्या आप किसी भी शत्रु के द्वारा नार्को टेस्ट के माध्यम से आप उससे सच उगलवा लेंगे और क्या उसे कानून मान्यता देती है? बिल्कुल नहीं। याद रखिएगा, इसे हम सबूत के तौर पर पेश नहीं कर सकते हैं। नार्को टेस्ट के माध्यम से हम जो उसके डेटा को जो एकत्रित करते हैं, उस डेटा को एकत्रित किया गया है, लेकिन इसे न्यायालय सबूत नहीं मानता है। क्यों? क्योंकि ये पूरा 100% सही नहीं हो सकता है। ये कहलाता है आपका नार्को टेस्ट, ठीक। अब इसी प्रकार से एक दूसरा टेस्ट होता है जिसको आप लोग बोलते हैं पॉलीग्राफ। क्या बोलते हैं? पॉलीग्राफ, ठीक। क्या बोलते हैं आप लोग इसे? पॉलीग्राफ। तो याद रखिएगा,
पॉलीग्राफ भी एक बहुत ही अच्छा टॉपिक है, पॉलीग्राफ भी एक बहुत ही अच्छा टेस्ट है। इसे भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि पॉलीग्राफ, ये जो सामान्य तौर पर आपको तो पॉलीग्राफ ही समझ में आ रहा, क्योंकि मैंने इसके आगे टेस्ट नहीं लगाया है। तो पॉलीग्राफ किससे संबंधित है, तो इस चीज को आप याद रखना है कि पॉलीग्राफ मस्तिष्क के परीक्षण से संबंधित है। इसका उपयोग हम किस लिए करते हैं, सच को उगलवाने के लिए इसका उपयोग आप लोग करते हैं, ठीक है ना। चलिए अब इसमें समझना कि इसमें होता क्या है, इसमें होता क्या है, तो याद रखिएगा इसमें क्या होता है, इसे लाई डिटेक्टिंग टेस्ट क्या बोलते हैं, इसे लाई डिटेक्टिंग, लाई डिटेक्टिंग टेस्ट, इसे आप लोग लाई डिटेक्टिंग टेस्ट के माध्यम से पता करते हैं, ठीक है ना। इसमें होता क्या है पहले समझिएगा, इसमें जनरली तौर पर होता क्या है, पॉली जो ग्राफ है इसमें होता क्या है, देखिए सीधी सीधी बात, व्यक्ति के मस्तिष्क का ग्राफ लेते हैं, व्यक्ति के मस्तिष्क का ग्राफ लेते हैं, और जब इसके द्वारा यह बात बोली जाएगी उस टाइम का आप लोग क्या लेते हैं, ग्राफ लेते हैं, ठीक। तो याद रखिएगा आप लोग जब यह कुछ नहीं बोलता है उस टाइम का आप लोग ग्राफ लेते हैं, ठीक। लेकिन जब ये बोलने की प्रक्रिया में आता है उस टाइम का आप लोग ग्राफ लेते हैं। और देखा जाता है कि दोनों में यदि अंतर पाया जाएगा, दोनों के ग्राफ में यदि अंतर पाया जाएगा, तो यह पता चलता है कि जो व्यक्ति की वास्तविक स्थिति है, जो व्यक्ति के मस्तिष्क की वास्तविक स्थिति है, यह व्यक्ति उस मानसिक स्थिति को नहीं बता रहा है। यदि वही मानसिक स्थिति को अभी बताता तो ये ग्राफ में अंतर नहीं होता, लेकिन यह परिवर्तन किया है, मतलब कि झूठ बोला है, इसलिए दोनों में अंतर आ गया है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से आप लोग पॉलीग्राफ के द्वारा भी इसे आप लोग पता कर सकते हैं, ठीक। चलिए अब एक टेस्ट और होता है जिसे बोलते हैं ब्रेन मैपिंग। क्या बोलते हैं, ब्रेन मैपिंग। तो याद रखना है ब्रेन मैपिंग में क्या होता है, तो याद रखना है ब्रेन मैपिंग में क्या होता है, जब व्यक्ति वह बोलता है तो उसके ग्राफ में जो उसके ग्राफ की मैपिंग है वह बहुत ही भिन्न हो जाती है। यदि बहुत ही भिन्न हो गई मैपिंग, मतलब कि वह झूठ बोल रहा है। लगभग जो आपका पॉलीग्राफ है, ब्रेन मैपिंग है, यह समान ही टेस्ट होते हैं। तो इस प्रकार से आप लोग सच उगलने वाले टेस्टों के माध्यम से आप लोग शत्रु विज्ञान में इसका उपयोग करते हैं। यह भी एक आपका टॉपिक था जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक था, ठीक है ना। याद रखिएगा यदि आपको एक बार में समझ में नहीं आता है उसे आप लोग दोबारा देखिए, क्योंकि थोड़ा से जो टॉपिक होते हैं थोड़ा सा डिफिकल्ट होते हैं, ठीक है ना, लेकिन ये इंपॉर्टेंट बहुत ज्यादा है, इसलिए इसे आप लोग पूरा कवर करने की कोशिश करना है, ठीक है ना। चलिए अब मैं आगे की बात कर दूं। ठीक, अब मैं बात करता हूं मानव जीनोम परियोजना। बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, याद रखिएगा मानव जीनोम परियोजना। ठीक है ना, मानव जीनोम परियोजना, ह्यूमन्स जीनोम प्रोग्राम्स, ह्यूमन्स जीनोम प्रोग्राम। ठीक, अब इसको सरल भाषा में पहले समझिए कि है क्या, किस प्रकार की परियोजना होती है, क्या काम करती है। ठीक, चलिए समझिएगा। मानव समझ में आ गया कि मानव क्या है, हम भी मानव ही हैं। अब कोई मानव से हट के हो तो मुझे नहीं पता है, ठीक है ना। ये क्या है, मानव।
परियोजना भी आपको जनरली तौर पर समझ में आ गया होगा परियोजना क्या कहलाती है। ठीक, अब यहां नया वर्ड आ गया जीनोम। क्या गया? जीनोम। सर ये जीनोम क्या है? ठीक, समझिए, मैंने आप लोग को पिछले क्लासों में बताया था, शायद फर्स्ट क्लास में बताया था, कैरियोटाइप क्या कहलाता है? कैरियोटाइप। मैंने आप लोगों को पिछली क्लास में बता चुका है कैरियोटाइप। कैरियोटाइप क्या होता है? तो गुणसूत्र का घटते क्रम में, गुणसूत्र का घटते क्रम में एक श्रृंखला पर बना हुआ परिदृश्य या संरचना क्या कहलाता है? कैरियोटाइप। मतलब कि गुणसूत्र का बढ़ने से घटते हुए क्रम में, बढ़ने से बड़े से घटते हुए क्रम में जो एक आधार बनता है, एक संरचना बनती है, उसे आप लोग कैरियोटाइप बोलते हैं। ठीक, समझ में आया? लेकिन अब यहाँ एक नया वर्ड आता है जीनोम। सर जीनोम क्या है? तो आप लोग जीनोम के, तो अब मैं बात करता हूँ जैसे मानव में कितने गुणसूत्र होते हैं? 46। मानव कितने होते हैं? 46। अब समझिए जीनोम क्या है। तो कुल गुणसूत्र का आधा, कुल गुणसूत्र का आधा कैसे होगा आधा? मैंने बताया कि जो मानव में जो कुल गुणसूत्र होते हैं 46 होते हैं, लेकिन जोड़े में कितने होते हैं? 23। तो आप देखेंगे 46 का आधा कितना हो गया? कितना हो गया? 23। जो पहले 46 थे, लेकिन अब जोड़े पर जब कर देंगे तो गुणसूत्र कितने बचेंगे? 23 बचेंगे। गुणसूत्र कितने बचेंगे? 23, जोड़े के आधार पर। ठीक है ना? तो अब यहां से नया वर्ड आता है कि मैंने मानव की बात करा, मानव में 46 गुणसूत्र हैं, तो आप जब कैरियोटाइप में 46 गुणसूत्रों को लगा देंगे, लग गए। लेकिन जब इन गुणसूत्रों को हमने आधी संख्या के आधार पर बात करेंगे, आधी संख्या, अब आधी संख्या होगी कैसे? जब इसका हम जोड़ा बना देंगे, 2-2 का जोड़ा बना देंगे, तो ये कैसे हो जाएंगे? आधी संख्या में हो जाएंगे। ठीक, आधी संख्या में हो जाएंगे ना। तो अब आपको यहां दिखेगा, अब आपको यहां से समझना है कि जो गुणसूत्र हैं, क्या है? जो गुणसूत्र है, गुणसूत्र जो है, गुणसूत्र की जोड़े की संख्या, गुणसूत्र के जोड़े की संख्या को क्या बोल देते हैं? क्या बोल देते हैं? जीनोम बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? जीनोम। ठीक है ना? समझ में आया जीनोम क्या है? समझना, सिर्फ सरल से भाषा में समझना है कि जीनोम क्या है। जीनोम क्या है? तो जीनोम गुणसूत्र का जोड़ा है। क्या है? जीनोम क्या है? गुणसूत्र की जोड़ा है। लेकिन इसे थोड़ा सा आप यदि विस्तृत रूप से देखेंगे तो कैरियोटाइप किसे बोलेंगे? तो कैरियोटाइप बढ़े हुए आकार से घटते हुए क्रम में जो गुणसूत्र लगे होते हैं, उनका जो आधार बनता है, उसे आप लोग कैरियोटाइप बोलते हैं। ठीक, जब इनकी संख्या को आप लोग आधा कर देते हैं, इनकी संख्या को जो आप लोग आधा कर देते हैं, मतलब यदि एग्जांपल के तौर पर मानव की लेंगे तो मानव की गुणसूत्र की संख्या 46 है। जब इनको अपन आधा करें, स्वाभाविक रूप से जोड़े में करेंगे तो आधा हो जाएगा, है ना? तो ये हो जाएंगे जोड़े पर। और यही जो जोड़ा होता है, यही जो डिप्लॉइड होता है, डिप्लॉइड मतलब कि द्विगुणित होता है, जो कि सीधे सीधे फिर समझना है कि गुणसूत्रों का डिप्लॉइड या गुणसूत्रों का जोड़ा, गुणसूत्रों का जोड़ा क्या कहलाता है? जो 23 जोड़े होते हैं, जो मानव में जो 23 जोड़े होते हैं, ये 2n होते हैं। मतलब कि 2 गुना मतलब जोड़ा होता है। इसे आप लोग क्या बोलेंगे? डिप्लॉइड बोलेंगे। डिप्लॉइड होते हैं ना? ठीक, डिप्लॉइड होते हैं। तो यही आपका क्या कहलाता है? जीनोम। गुणसूत्र के जोड़े की संख्या क्या कहलाएगी? जीनोम कहलाएगी। इतना समझ में आया? इतना समझ में आया? चलिए, तो जीनोम समझ में आ गया होगा, मुझे उम्मीद है। अब मैं ये बात करूंगा कि ये मानव जीनोम परियोजना, मानव के जो गुणसूत्र की जोड़ा है, जो मानव का गुणसूत्र का जो जोड़ा है, इसके लिए परियोजना बनाई गई कि गुणसूत्र के जोड़े में हम पता कर सकते हैं कितने जीन होते हैं, इन जीनों में क्या क्या होता है, ये सब सारी चीजें आप लोग इन जोड़े के माध्यम से पता कर सकते हैं। ठीक, अब मैं बात करता हूं सबसे पहले कि इस परियोजना की शुरुआत, इस परियोजना की शुरुआत कहां से की गई? तो याद रखिएगा, इस परियोजना की ये जो प्रारंभ किया गया था, ये शुरुआत किया गया था तो यूएसए में 1988 में किया गया।
कब किया गया? 1988 में किया गया। लेकिन एक ये बहुत ही बड़ी परियोजना थी। क्यों? क्योंकि जीनोम का पता करना था, मतलब गुणसूत्र के जोड़ों का पता करना था। तो एक आधार पर ये बड़ी ही क्या होगी परियोजना होगी। तो इस परियोजना को पारित होने में लगभग 15 वर्ष लगा और अंतिम रूप से 2003 में ये जो आपकी परियोजना है पारित हुई। ठीक है ना? क्या हुई? पारित हुई। लेकिन याद रखिएगा HGP मतलब कि ह्यूमन जीनोम प्रोग्राम है, यह 2003 में जब पारित हुआ तो आप लोग ये रीड के रूप में, मतलब इसे आप लोग सरलता से, मतलब कुछ ही चीजें आप लोग जीनोम के बारे में पता कर चुके थे, कुछ ही चीजें आप लोग जीनोम के बारे में पता किए। तो यह अंतिम रूप से कब 2003 में पारित हुआ, जिसके माध्यम से हम कुछ ही चीजों को आप लोग इसमें पता किए। और अभी तक 2003 तक इस परियोजना में भारत नहीं था। ठीक है ना? 2003 तक हम इसको रीड स्तर तक, मतलब कि एक पढ़ने के माध्यम से इसको आप लोग इसके बारे में जाना, थोड़ा बहुत समझा। इस जीनोम के बारे में हमने 2003 तक थोड़ा बहुत जाना, थोड़ा बहुत पढ़ा। ठीक है ना? ज्यादा आप लोग इसके बारे में डिटेल नहीं पता कर पाए थे और इस टाइम तक इंडिया भी इसका भाग नहीं था। ठीक, लेकिन जब मैं बात करूंगा नेक्स्ट 2016 में, कब? 2016 की जब मैं बात करूंगा तो 2016 में इसे राइट, क्या? WRIT, ठीक है ना? राइट, इसको राइट किया लिखने के आधार पर, विस्तृत आधार पर, मतलब सिलसिले बात समझना है कि 2003 तक जीनोम में, कहा जीनोम के बारे में आप लोगों ने ज्यादा कुछ भी पता नहीं कर पाया, लेकिन 2016 तक इसका आप लोगों ने विस्तृत ज्ञान को अध्ययन कर लिया था और 2016 में ही इंडिया इसका सदस्य बन गया। ठीक, अब ये सदस्य बन गया, मतलब कि अब यदि डीएनए के बारे में कुछ पता चलता है, इसके अंदर के जीन के बारे में कुछ पता चलता है, जीनोम के बारे में कुछ पता चलता है, तो भारत का भी इसमें सहभागिता होगी, भारत को भी इनके उपयोगों का या फिर इनके जो लाभ हैं उनका प्रॉफिट होगा। ठीक, तो ये थी आपकी जीनोम परियोजना। अब इसके माध्यम से आप लोगों को क्या बेनिफिट हुए, क्या जानकारी प्राप्त हुई, इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। देखिए, यहां से क्वेश्चन बनने की ये जितने भी मैंने टॉपिक को कवर किया है, सारे टॉपिक से लगभग बड़े एग्जामों में, छोटे एग्जामों में, सिविल सर्विस लगभग जितने इंडिया में जितने भी एग्जामों में यह सिलेबस होता है, सब में टॉपिक पूछे गए हैं, उन्हीं टॉपिकों को मैंने कवर किया है। ठीक, अब देखिए इसमें कि जो ह्यूमन जीनोम प्रोग्राम था 2003 में, इसमें जो अंतिम रूप से इसमें क्या क्या बातें पता चली हमें, इस परियोजना के क्या क्या परिणाम निकले, तो इनके परिणाम देखिएगा। ठीक, तो सबसे पहले आपको इसमें पता चलता है कि जो मानव में जीनों की संख्या होती है वह लगभग 20,500 जीन की संख्या होती है एक जीनोम में। ठीक, ये पता चला। ठीक है ना? इसके बाद इसी से पता चला कि जो अपने गुणसूत्र होते हैं, जो मानव में गुणसूत्र होते हैं, वह लगभग 98% निष्क्रिय होते हैं। कितने होते हैं? 98% निष्क्रिय होते हैं और 2% सक्रिय होते हैं। क्या होते हैं? 2% सक्रिय होते हैं। मतलब कि बताया गया कि जो मानव में, उल्टा बोल दिया, सॉरी, हाँ राइट, ठीक है ना? जो मानव में जो गुणसूत्र होते हैं वो 98% कैसे होते हैं? निष्क्रिय होते हैं और 2% कैसे होते हैं? सक्रिय होते हैं। इतना समझ में आया? और यहीं से ये पता चला कि मानव में 98% गुणसूत्र प्रत्येक मानव में अंतर पाया जाता है और
याद रखिएगा 98% जितने भी गुणसूत्र होते हैं प्रत्येक मानव में अलग अलग होते हैं, लेकिन 2% जो गुणसूत्र होते हैं एक जैसे होते हैं। कैसे होते हैं? एक जैसे होते हैं। तो हमें यह भी पता चला कि मानव में 2% गुणसूत्र सभी के समान होंगे और 98% गुणसूत्र सभी में अलग अलग होंगे। ठीक, इसके बाद हमें नेक्स्ट जो बात पता चली कि जो सक्रिय गुणसूत्र होते हैं इनको निष्क्रिय गुणसूत्रों के माध्यम से ही नियंत्रण किया जाता है। ठीक है ना, नियंत्रण किया जाता है। जो सक्रिय गुणसूत्र होते हैं वह निष्क्रिय गुणसूत्र के माध्यम से इनका नियंत्रण किया जाता है। ठीक, इसके साथ ही हमको यह पता चला कि जो मानव की जो उत्पत्ति हुई है यह कब हुई, अफ्रीका महाद्वीप में हुई, मिस्र नदी घाटी के तट पर हुई। ये सारी जानकारी हमें मानव जीन परियोजना 2003 के परिणाम स्वरूप पता चला था। और जैसे जैसे समय इसमें लगातार काम चलता रहेगा और इसमें कई सारी जानकारियां हमें प्राप्त होती रहेंगी और उस आधार पर हम बायोटेक्नोलॉजी के माध्यम से कई सारे जो आधुनिकता के तौर पर सरल से सरल यदि मतलब चीज़ों को आप लोग इसका उपयोग कर पाएंगे। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हमें यदि प्रत्येक जीन के बारे में पता चल जाए कि कौन सा लक्षण किस जीन के लिए मतलब कौन सा जीन किस लक्षण के लिए उत्तरदायी होता है, कौन सा जीन किस लक्षण के लिए उत्तरदायी होता है, कि कलर के लिए कौन सा जीन डिपेंडेंट है, आवाज के लिए कौन सा जीन डिपेंडेंट है, ये सब सारी चीजें यदि पता चल जाएंगी तो आगामी समय पर आधुनिक जो समय होगा अपना जो आधुनिक समय होगा उसमें बहुत ही सारी चीजें एक एडवांस लेवल पर पहुंच जाएंगी। क्यों? क्योंकि जब हमें पता ही चल जाएगा कि यह जीन इस काम के लिए उत्तरदायी है, यह जीन इस काम के लिए उत्तरदायी है, तो स्वाभाविक रूप से हम जो भी आपका लक्षण डैमेज होगा, खराब होगा, उसे आप लोग चेंज करके उसमें एक नया जीन डालकर उसे हम सही कर देंगे। बहुत सारी बीमारियां ऐसी होंगी, उन बीमारियों का पता उन किस जीन के कारण से हुआ है यह पता करके आप लोग उनका जीन को चेंज करके आप लोग उसका उपयोग कर सकते हैं। मतलब कि जो मानव जीन परियोजना है एक बहुत ही बड़ी परियोजना है और बहुत ही महत्वपूर्ण परियोजना है। आगामी दिनों पर इनके द्वारा मानव का जो दैनिक जीवन है या फिर जो मानव का जो सामाजिक है इसमें बहुत सारे परिवर्तन देखने को मिल सकते हैं। ठीक है ना, तो ये आज के अपने कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक थे। मुझे उम्मीद है आप लोगों को अच्छे समझ में आया होगा। यदि नहीं समझ में आता है तो आप लोग के पास ये वीडियो है, इसे आप लोग एक बार फिर जाके देख सकते हैं। और याद रखिएगा आपको नोट्स जरूर बनाना है। ठीक है ना, नोट्स बनाइए। बाकी आप टेंशन मत लीजिए कि मैंने क्या छोड़ा क्या नहीं छोड़ा है। मैं A to Z चीजें लास्ट में आपकी कवर करवा दूंगा जो फैक्चुअल चीजें हैं। अभी आप कॉन्सेप्ट देखिए, कॉन्सेप्ट के साथ साथ मैंने बहुत सारे फैक्ट भी दिए हैं, उनको भी आपको लिखना है, रटना है। ठीक, और इसमें लगातार आप इसको देखते रहिए। जितने भी कॉन्सेप्ट बताता हूं उसको आप ध्यान से देखिए और उसको लिखिए और उसको समझिए, जब जाके आप इसका उपयोग कर पाएंगे। ठीक है ना, और आप प्रीवियस पेपर को उठाइए, प्रीवियस पेपर उठाने के बाद इनके क्वेश्चन देखिए और आप देख पाएंगे कि लगभग सारे क्वेश्चन इसमें आपके कवर हो जाएंगे। ठीक है ना, मुझे आप लगातार हमारे साथ बने रहिए। हमें उम्मीद है कि आप लोग कहीं ना कहीं जरूर पहुंचेंगे। ठीक है ना, आपका जो लक्ष्य है आप वहां पहुंचेंगे। आप लगातार हमारे साथ बने रहिए। ठीक, यदि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए जिससे कि ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास ये वीडियो पहुंच सके। ठीक है ना, किसी प्रकार से कमेंट होता है, किसी प्रकार से प्रॉब्लम होती है आप कमेंट करिएगा। धन्यवाद।